हेलो नमस्कार। एग्जाम यानी एसएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने लिया है एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है और यह एक प्रकार का छोटा पैकेट 12 धमाके के रूप में है, क्योंकि हम इसमें केवल 20 क्वेश्चन लेते हैं और 20 क्वेश्चन केवल दिखावा का होता है। वास्तव में हम 100 से 150 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। आपका एग्ज़ाम जिस जिस टॉपिक को बार बार पूछता है उसी सारे टॉपिक को रिपीट किया जाता है, उसी सारे टॉपिक को हम टच करते हुए निकलते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? हाँ, अगर आपको आंसर पता होगा तो ऑलरेडी कमेंट करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा आपको 20 में कितने सही होते हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है किससे संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 के बीच में है। ठीक, 14 में तो समानता का अधिकार है। ठीक है, 14 में क्या आता है? समानता का अधिकार है। वहीं अगर हम बात करें 15 में क्या है, तो 15 में भी वही है, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल या फिर वंश या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वह व्यक्ति भारत में रहने वाला, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद जो 17 होता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरुद्ध में है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता से या फिर छुआछूत से संबंधित है। और वहीं 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। अच्छा, जो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है और किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहे थे, भीमराव अम्बेडकर कहे थे। ठीक, वहीं आर्टिकल हम अगर 21 की बात करें तो जीवन का अधिकार बताता है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में है। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो 21 के ए में है। ठीक, और शोषण के विरोध अधिकार की बात करें तो ये 23 में है। शोषण के विरोध के अधिकार अगर बात करें तो ठीक, तो हम और भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 14 है कानून के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद जो 14 है कानून के समक्ष क्या देता है? समानता देता है। यह मनमाने भेदभाव को रोकता है। क्या? यह मनमाने भेदभाव को रोकता है और राज्य के समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना होता है। इसमें यह मूल अधिकारों में शामिल है। क्या? यह मूल अधिकारों में शामिल है। अच्छा, शुरू में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब मूल अधिकारों की संख्या कितना है? 6 है। अब मूल अधिकारों की संख्या कितना है? तो 6 है। विदेशी नागरिकों पर यह लागू होता है। यह विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। जो आर्टिकल 14 है, क्या यह विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है? तो हाँ, होता है। केवल भारतीयों के लिए है। 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। 15, 16, 19, 29 और 30 है। और न्याय जो पालिका है इसकी व्याख्या किया हुआ है सही ढंग से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? आप कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, और फिर हम बताते हैं थोड़ी देर के बाद। इसका जो सही जवाब है वो है नाना साहब। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किसने किया था? तो ये किए थे नाना साहब किए थे। किसने किए थे? तो नाना साहब किए थे। ठीक, 1857 की क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो कब होती है? ठीक है, यह अगर शुरुआत की बात करें तो कब से शुरू होती है 1857 की क्रांति?
तो यह होती है 10 मई 1857 से। 10 मई 1857 से शुरुआत होती है इसकी। ठीक, 10 मई 1857 से शुरुआत होती है। बहादुर शाह जफर कहाँ से नेतृत्व करते हैं? तो दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। बहादुर शाह जफर कहाँ से नेतृत्व करते हैं? तो दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। इनके जो प्रमुख सेनापति थे वे थे बख्त खां। ठीक, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह झांसी से नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह झांसी से नेतृत्व कर रही थी। क्या? झांसी से नेतृत्व कर रही थी। ठीक, अच्छा, जो नाना जो तात्या टोपे थे ये नाना साहब के सेनापति थे। जो तात्या टोपे थे ये नाना साहब के सेनापति थे, ये भी सहयोग कर रहे थे। ठीक, वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि लखनऊ से इस आंदोलन में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ठीक, और जगदीशपुर से बात करें, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर से कौन थे? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ठीक, उसके बाद इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? लियाकत अली कर रहे थे। ठीक, अच्छा, इस आंदोलन के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इस आंदोलन के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? तो कानपुर ही था। अब कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्या? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। क्या की? और तात्या टोपे उनके सेनापति थे। तात्या टोपे किनके सेनापति थे? तो नाना साहब के सेनापति थे। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 को क्या कहा जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और यह किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर कहे थे। किसने कहा था? तो ये कहे थे बी.डी. सावरकर। ठीक, यह कहे थे बी.डी. सावरकर। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? वो है राजस्थान है। वो कौन सा है? वो राजस्थान है। ठीक, वो राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है। यह थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। इसकी राजधानी कहाँ? जयपुर है। और यहीं पर क्या है? तो अरावली पर्वत है। यहीं पर क्या है? तो यहीं पर अरावली पर्वत है। यहीं पर क्या है? तो अरावली पर्वत है। ठीक, अच्छा, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला भी राज्य है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला भी राज्य है। और जनसंख्या घनत्व यहाँ का कम है। और जो राजस्थान का क्षेत्रीय है वो तांबा के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक, चौथा प्रश्न लेते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन जो बनता है कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है आमाशय में, ऑप्शन सी है अग्न्याशय में, या फिर ऑप्शन डी है गुर्दा में। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। कहाँ है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है, मानव शरीर में इंसुलिन जो हार्मोन है वो बनता है अग्न्याशय में। कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? तो अग्न्याशय में। अच्छा, जो हार्मोन का स्राव होता है वो किससे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। वो किस ग्रंथि से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ठीक, इंसुलिन करता क्या है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक, जब शर्करा की मात्रा बढ़ न जाए, हमारे शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ न जाए, इसको नियंत्रण का काम करता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अग्न्याशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि भी है। मिश्रित ग्रंथि उसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हार्मोन का और एंजाइम का दोनों का स्राव होता है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है, जिसके कारण इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं हम।
यह कहाँ होता है? तो यह पेट के पीछे स्थित होता है। अच्छा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बाइटिंग ने की थी। ठीक, विलियम बेंटिंग ने की थी। यह हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का है। यह हार्मोन किस प्रकृति का है? तो प्रोटीन प्रकृति का है। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में क्या होता है? तो सहायक होता है। ठीक है। अच्छा, लैंगर-हैंस की द्वीपिका यहीं पे पाई जाती है। लैंगर-हैंस की द्वीपिका यहीं पे पाई जाती है। ठीक, इसकी कमी से कौन रोग होता है? तो मधुमेह, या फिर इसी को डायबिटीज रोग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज रोग बोलते हैं। यह मनाया कब जाता है मधुमेह रोग दिवस? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? ये सबको पता होगा, कमेंट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। ठीक, आप कहिएगा कि सर इतना आसान भी क्वेश्चन पूछता है का? बिल्कुल पूछता है। ठीक है, सारे प्रश्न भारी नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, आपको कोशिश ये करना है कि जो सब बना रहे हैं वो कम से कम आपसे गलती ना हो। ठीक, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर रंग होता है केसरिया। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर होता है केसरिया। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया होता है। ठीक, उसके बाद मध्य में क्या कौन सा रंग होता है? तो मध्य में होता है वाइट रंग होता है। मध्य में वाइट होता है। और सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? ग्रीन होता है। सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? ग्रीन होता है। और बीच में क्या होता है? अशोक चक्र होता है। बीच में अशोक चक्र होता है। ठीक, बीच में क्या होता है? तो एक अशोक चक्र होता है। ठीक, बीच में अशोक चक्र होता है। केसरिया किस चीज़ का प्रतीक है? तो केसरिया जो है साहस का प्रतीक है। केसरिया किस चीज़ का प्रतीक है? साहस का, यानी बल का, निडरता बताता है। सफ़ेद शांति का प्रतीक है और हरा समृद्धि का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र है और इस अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। अच्छा, ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ध्वज का अनुपात कितना है? तो ध्वज का अनुपात 2:3 है। ध्वज का अनुपात कितना है? तो 2:3 है। ठीक, अच्छा, जो ये तिरंगा है इसको किसने डिजाइन किया था? तो इसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया हुआ था। ठीक, जो शुरू शुरू में हमारा झंडा था, तिरंगा था, वह क्या उसमें ये चक्र था? अशोक चक्र था? तो नहीं, सबसे पहले चारखा था। क्या? सबसे पहले चारखा था। ठीक, और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके झंडा पर बाघ का चित्र था। जो चोल राजा हुआ उसके भी झंडा पर या राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये बीच में सन है। ठीक है, उसके बगल यहाँ पे बुध आ जाता है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अच्छा, जो इसमें शुक्र और अरुण है यह विपरीत दिशा में चक्र लगाते हैं। ठीक है, यह विपरीत दिशा में चक्र लगाते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों पूरब से पश्चिम लगाते हैं और इसको छोड़कर बाकी जो 5 ग्रह है वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारा पृथ्वी भी है। ठीक, पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। जल कितना मात्रा में पाया जाता है? तो 71% जल पाया जाता है लगभग। ठीक, बुध सूर्य के सबसे निकट है। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक शायद मिस्टेक हो गया कि सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन है? सूर्य के निकट सूर्य, यहाँ पृथ्वी ना होकर क्या होगा? यहाँ पृथ्वी ना होकर क्या होगा? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध है। ठीक है, बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और जो शुक्र है, बुध है और जो शुक्र है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, बल्कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। वहीं मंगल की बात करें तो 2 है, डिमोस है और फेबोस है। ठीक, दिन और रात का तापांतर यहाँ पर क्या है?
अधिक है, यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है। कहाँ? तो हम बात करते हैं बुध की। यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? पौना है, सबसे छोटा ग्रह है और सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है यह। वायुमंडल यहाँ का क्या है? बहुत पतला है। वायुमंडल क्या है यहाँ का? बहुत ही पतला है। एक वर्ष 88, यहाँ पर एक वर्ष कितने दिन का होता है? 88 दिन का होता है। एक वर्ष कितने दिन का होता है? 88 दिन का होता है। ठीक, एक वर्ष कितने दिन का होता है? तो केवल 88 दिन का होता है, क्योंकि यह 88 दिन में ही क्या, यह 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। और किसी भी ग्रह का एक वर्ष इस बात पर डिपेंड करता है कि वह कितना दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वो कितना दिन में चक्कर लगाता है? तो 365 दिन और 6 घंटे में, 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यानी जो पृथ्वी का जो वर्ष होता है 365 दिन का लगभग होता है, 365 दिन के बराबर होता है। वहीं वहीं जो बुध बुध का जो वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 88 दिन का होता है, क्योंकि ये 88 दिन में ही सूर्य का क्या करता है? चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य के चारों ओर क्या करता है? एक चक्कर लगा लेता है बुध। कितने दिन में? तो 88 दिन में ही चक्कर लगा लेता है। ठीक, इसे सुबह शाम का तारा, अच्छा सुबह और शाम का तारा किसको कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं। सुबह और शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में, कि भाग 10 में, कि भाग 8 में, कि भाग 11 में? ठीक, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के 11वें भाग में है। संविधान के किस भाग में है? 11वें भाग में है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा जाता है। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की है। क्या? त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की है। त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की है। एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। ठीक, ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है। पंचायती राज लोकतंत्र को क्या करता है? तो मजबूत बनाता है। यह शासन के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्या इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो बिल्कुल है। और बिहार में 50% तक महिलाओं का आरक्षण है। ठीक, उसके बाद क्या है? यह वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। बिल्कुल करता है। यह स्थानीय स्वशासन का क्या है? उदाहरण है। स्थानीय स्वशासन का क्या है? तो उदाहरण है। ठीक, संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? तो 22 भाग है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। अच्छा, आपको कमेंट करना है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ठीक, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु, ध्यान रखिएगा, कौन सा है? तो 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय पशु की बात हो रहा है तो बाघ है। ये जंगल का राजा है। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर है, लेकिन राष्ट्रीय पशु नहीं है। जंगल का राजा है लेकिन राष्ट्रीय पशु नहीं है। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। इसका अगर हम बात करें वैज्ञानिक नाम तो पैंथेरा टिग्रिस होता है। बाघ किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो यह शक्ति का प्रतीक होता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। विश्व में जितने भी देश हैं उसमें सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल के रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा फेमस है। यह IUCN की कैटेगरी में शामिल है। तो बिल्कुल शामिल है। लुप्त प्राय प्रजाति के हैं। किस प्रजाति की है? तो लुप्त प्राय प्रजाति के हैं। सुंदरबन प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन क्या है? प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन क्या है? प्रसिद्ध टाइगर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता है? तो 1951 से 1956 तक चला था। और कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक, और इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं। पहले अध्यक्ष PM होते हैं। और पहले PM कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू ही इसके पहले अध्यक्ष हैं। ठीक, और यह 2015 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। और इसके स्थान पर किसको लाया जाता है? नीति आयोग को लाया जाता है। नीति का अगर फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है।
और टोटल कितने पंचवर्षीय योजना चले, तो 12 पंचवर्षीय योजना चले, जिसमें से योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश रहता है, और 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान चलता है। ठीक, अनवरत योजना चलता है 1978 से 1980 के बीच में। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना होती है, 1900 कब से कब तक चलती है, तो 1974 से लेकर 1978 तक चलती है। 1974 से लेकर 1978 तक चलती है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, लक्ष्य था, मुख्य फोकस था गरीबी उन्मूलन या फिर गरीबी हटाओ था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन या फिर गरीबी हटाओ था, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पंचवर्षीय योजना में इसका नारा दिया गया 1974 से 1978 के बीच में। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। क्या यह संवैधानिक संस्था होती है? तो नहीं, यह संवैधानिक संस्था नहीं होती है। और यह किस देश से लिया गया, किस देश से प्रेरित है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया। किस देश से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया। 10वां प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1960 के दशक में होती है। कब होती है? तो 1960 के दशक में होती है। अच्छा, इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के नाम से जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक, उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग हुआ। इसमें क्या किया गया? उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन में वृद्धि होती है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन रहा? तो पंजाब भी प्रमुख राज्य था। आज भी गेहूं के उत्पादन के मामले में पंजाब नंबर 1 पर आता है। सिंचाई का इसमें क्या किया गया? तो विस्तार किया गया। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। भारत क्या किया? भारत इस हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न में क्या हो गया? आत्मनिर्भर बन गया। इसके पहले आत्मनिर्भर नहीं था। 11वां प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बार राष्ट्रपति बने? तो 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक, उनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा। 1950 से 1962 तक रहा। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। तो संविधान सभा का गठन कब किया जाता है? तो संविधान सभा के सबसे पहले 9 दिसंबर को होता है, फिर 11 दिसंबर को होता है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, और अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इनका संबंध किससे है? बिहार से है, क्योंकि इनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ है। सरल जीवन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, और स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कैसी भूमिका रही है? महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और महात्मा गांधी इनको आज़ाद शत्रु भी कहते थे। आज़ाद शत्रु की उपाधि दिए थे। आज़ाद शत्रु की उपाधि दिए थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्या गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी की अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। कौन सा है? तो गोमुख है। ठीक, गोमुख है। ठीक, गोमुख हिमालय में स्थित है। गोमुख कहाँ स्थित है? तो गोमुख हिमालय में स्थित है। ठीक, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा भारत की क्या है? सबसे पवित्र नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। गंगा बेसिन उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तो गंगा बेसिन जो है उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, बेसिन उसको बोलते हैं जहाँ पर जल का प्रवाह पहुँचता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? जल का प्रवाह पहुँचता है, उसको हम बेसिन कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इसे क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन जो है गंगा में पाई जाती है। ठीक है, गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। आपको कमेंट ही करना है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी की घोषणा कब किया गया। ठीक,
तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बना है? तो ओजोन जो परत है किस गैस से बना है? तो ओजोन परत वो बना है ओजोन से। ठीक, जब ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिल जाते हैं, जब ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिल जाते हैं तो उसको ओजोन कहते हैं। ठीक है, और ओजोन क्या करता है? सूरज से, ओजोन क्या करता है? सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण को, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण को, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमको बचाता है। ठीक, हमको क्या करता है? बचाता है। अगर मान लो अगर ये नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आएगा सन रे, और पराबैंगनी किरण क्या करेगा? त्वचा रोग, कैंसर आदि जैसी बीमारियों उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो एक प्रकार का जो ओजोन है ये सुरक्षा कवच का काम करता है। एक प्रकार का जो ओजोन है किस चीज़ का काम करता है? तो सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक, ओजोन परत से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। ठीक है, यह हमको बचाती है। इससे किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन का क्षय किससे होता है? मतलब ओजोन का परत किससे पतला होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। अच्छा, ओजोन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ है? तो सबसे ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पर अधिक है। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पर क्या है? अधिक है। मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? ओजोन आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य के लिए ओजोन क्या है? तो आवश्यक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम फ्रिज चलाते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, उसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, या फिर एसी जो चलाते हैं उससे भी निकलता है। ठीक, ये क्या करता है? इसकी लेयर को कम करता है। अगर इसकी लेयर कम हो जाएगी तो बहुत सारा बीमारी जन जीवन को होगा। ठीक, 14वां प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में प्रचलित खेल कौन सा? भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में प्रचलित खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कबड्डी, या फिर ऑप्शन डी है फुटबॉल। कमेंट कीजिए अगर आपको पता होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी हॉकी। हॉकी में भारत ने कई ओलंपिक जीते हैं। ठीक है, हॉकी में भारत ने क्या किया है? तो कई ओलंपिक जीते हैं। ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी थे। भारत हॉकी में विश्व में अग्रणी रहा है, और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वो हॉकी ही है। कोई अभी जो वर्तमान, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो इस समय कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है, कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी स्टिक किस आकार का होता है? तो जे आकार का होता है। हॉकी स्टिक किस आकार का होता है? तो हॉकी स्टिक जो होता है, हॉकी जो स्टिक होता है जे आकार का होता है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? 1947 में, कि 1949 में, कि 1950 में, या फिर 1952 में? अगर आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1950 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? तो 1950 में की जाती है। 26 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और ये स्थित कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश इसके प्रमुख होते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इसके प्रमुख होते हैं। ठीक, आबिन सीजीआई कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत सिंह अभी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है। यह संविधान का क्या करता है? संरक्षक है। बहुत बार प्रश्न ये किया गया कि संविधान का संरक्षण कौन है? तो संविधान का संरक्षक यही होता है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन करता है। क्या करता है? न्यायिक पुनरावलोकन करता है, यानी अगर विधायिका द्वारा कोई भी नियम बना दिया गया है तो उसको बाद में वो चेक करता है कि सही है कि नहीं। अगर गलत पाए जाने पर उसको निरस्त कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। स्वतंत्र न्यायपालिका का यह भारत क्या है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का उदाहरण है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत ये 5 प्रकार के रीट को जारी करता है। कितने? 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकता है। कोई भी साधारण व्यक्ति मौलिक अधिकार में अगर उसका हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है, और यह 5 प्रकार की रीट को जारी करता है। ठीक, 16वां प्रश्न, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, कृषि से, या फिर उद्योग से? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू जो रिवॉल्यूशन है वो है मत्स्य पालन से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, कितने तटीय राज्य हैं भारत में? कितने तटीय राज्य हैं बताइए तो? भारत में
कितने तटीय राज्य हैं भारत में? टोटल तटीय राज्य की बात कितना है? तो 9 तटीय राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 तटीय राज्य है और 4 क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद इसे निर्यात में वृद्धि हुई है। 17वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो कौन सा है भाई? कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, या फिर ऑप्शन डी है धौलागिरी, या फिर ऑप्शन डी है धौलागिरी। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो ये है 17वां प्रश्न की बात करते हैं तो ये है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। कितनी है? तो 8,586 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। क्या? यह विश्व का सबसे ऊंचा नंबर पर इसका तीसरा स्थान है। यह हिमालय श्रृंखला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिमालय श्रृंखला में स्थित है। ठीक। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि माउंट एवरेस्ट है भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर किसका है? विश्व का सर्वोच्च शिखर किसका है? तो माउंट एवरेस्ट का है। इसकी ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 8,848 मीटर है। किस देश में है? तो यह नेपाल में है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, और भारत में कंचनजंगा ये है। उसके बाद नेपाल की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट तो है ही, उसके साथ साथ मकालू है। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ मकालू है। ठीक, उसके बाद अन्नपूर्णा है और मकालू है और अन्नपूर्णा है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन? तो एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन, और इसको उच्च सदन बोलते हैं। ठीक, उच्च सदन बोलते हैं। इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 है, और इसमें अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो 250 है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए मतलब न्यूनतम कितना सदस्य चाहिए? तो 1/10 चाहिए। क्या? 1/10 चाहिए, यानी लोकसभा की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर उल्टा ही लिख दिए हैं, ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पर उल्टा हो गया है। यहाँ 500 होगा लोकसभा में और यहाँ 250 होगा। ठीक, यहाँ 500 और यहाँ 250 होगा। ठीक, तो लोकसभा में कोरम के लिए कितना न्यूनतम सदस्य चाहिए? तो 50 चाहिए। 550 है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25 चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 55 होगा। ठीक, अच्छा, शुरू में अधिकतम सीटों की संख्या कितना था? तो 552 था। अधिकतम सीटों की संख्या कितना था? तो 552 था, जिसमें 2 जो एंग्लो इंडियन को बनाया जाता था उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है? तो समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? तो इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो GST से संबंधित है। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो EWS से संबंधित है। ठीक है, EWS के आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं हम
संसद के अगर हम अंग की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा क्या होते हैं, लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ठीक, राज्यसभा कैसा सदन है, तो अस्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके 1/3 सदस्य हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इसके रिटायर होते रहते हैं। विधेयक पारित करने का लोकसभा और राज्यसभा को अधिकार है। बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बजट किस में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और संसद क्या करती है, तो कानून बनाती है। 108वां जो अनुच्छेद है वह संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, और इसके अध्यक्ष कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन है, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है, ठीक है, यानी लोकसभा से मान लीजिए पास हो गया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, या फिर राज्यसभा से पास हो गया और लोकसभा पास नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति में दोनों सदन के लोग आपस में बैठते हैं, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है ये लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी और बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है, जबकि कीड़ा ये वासा में घुलनशील होते हैं, ये वासा में घुलनशील होते हैं। विटामिन क्या करता है, तो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। वासा में एक कीड़ा घुलनशील होता है। ठीक, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और सबसे बड़ा स्रोत क्या है विटामिन सी का, तो आंवला है, नींबू आंवला के स्रोत है। ठीक, घाव बढ़ने में सहायक होते हैं, दांतों से खून आना इसके लक्षण होते हैं। जब स्कर्वी रोग होता है तो इससे क्या होता है, तो दांतों से खून आने लगता है। बेरी किसके कमी के कारण होता है, B1 की कमी के कारण होता है, यानी थायमिन की कमी के कारण होता है। जबकि रिकेट्स विटामिन ए की कमी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ये सूर्य का प्रकाश है, दूध हो गया। एनीमिया, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। और आमतौर पर महिलाएं इससे हमेशा ग्रसित रहती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। भारत में जनगणना 10 वर्षों में होती है। पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जो जनगणना थी 1872 में हुई थी। तुम भाग कहाँ रहे हो, हैं लास्ट हो रहा है ना, इसको भी लग रहा है। पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी पहली जनगणना। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद 2 नंबर की बात करते हैं, तो नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो नियमित जनगणना 1821 से शुरू हुई थी। ठीक है, 1821 से। ये इस समय मेयो थे और इस समय रिपन थे। ठीक, ये गवर्नर। जनसंख्या से क्या फ़ायदा होता है, तो सरकार उसको ध्यान में रखकर योजना बनाती है। ठीक, और किसके द्वारा कराई जाती है जनगणना, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। ठीक, अब इन भारत में जनगणना होने वाला है 2026 से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2026 में जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होगा, और फिर दूसरा चरण 2 चरणों में शुरुआत किया जा रहा है इस समय। ठीक है, चलिए इसके साथ हो जाता है ये 20 क्वेश्चन की समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, आपको यह सेशन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स अगेन।